like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम रतवानी वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, ये हमारा है 30 डेज प्लेज का फर्स्ट डे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग से। तो हम लोग इसको दो यूनिट में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम लोग मनी पढ़ेंगे और सेकंड यूनिट में हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मनी से, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं जो सर्कुलेशन में हम लोग का मनी होता है, पैसा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में मनी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सपोज करिए पहले जब मनी नहीं होता था तो लोग कैसे एक्सचेंज करते होंगे अपने सामान को। तो उस सामान को मनी से पहले हम लोग बोलते थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होते थे, उसके बहुत सारे प्रोस थे और बहुत सारे कॉन्स थे। प्रोस मतलब होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट और कॉन्स मतलब होता है निगेटिव एस्पेक्ट या लिमिटेशन, ठीक है। तो उसके बहुत सारे प्रोस थे और बहुत सारे कॉन्स थे, ठीक है। तो हम आपको बता देते कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता क्या है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो पर्सन अपने कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि मुझे 1 kg राइस चाहिए था और आपको 1 kg शुगर। तो आपने हमें 1 kg राइस दिया और मैंने आपको 1 kg शुगर दे दिया। तो इससे क्या होगा, दोनों की कंज्यूमर की फुलफिल नीड हो जाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम ज़्यादा थी और उसके सॉल्यूशन जो थे वो कम थे। उसमें क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे बड़ा था कि दोनों की जरूरत होनी चाहिए। मतलब जो सामान हम बेच रहे हैं उसकी जरूरत आपको भी होनी चाहिए और जो सामान आप उसके बदले में देंगे उसकी जरूरत मुझे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में कंफ्यूजन था। इसी वजह से मनी का सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ। और मेन बात है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं हो पाता। जैसे मुझे चाहिए 50 kg शुगर, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास काऊ है तो मैं उसके बदले आपको काऊ दूंगा या गोट दूंगा, तो गोट की वैल्यू तो उससे अधिक हो जाएगी। तो इसके वजह से क्वांटिटेटिव मेजर नहीं हो पाता था और बहुत लोगों का बहुत सारे नुकसान भी होते थे और बहुत लोगों के फायदे भी हो जाते थे, ठीक है। तो वो टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। उस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं। आइए हम लोग बढ़ते हैं मनी की तरफ। तो हम लोग जान लेते हैं कि मनी होता क्या है। सिंपल डिफिनेशन में अगर हम लोग बोले तो मनी इज द सिस्टम नहीं, मनी इज द एक्सचेंजिंग कमोडिटी। मनी एक ऐसा एक्सचेंजिंग कमोडिटी है थ्रू विच वी कैन परचेज एनीथिंग, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज खरीद सकते हैं। या हम लोग अगर सिंपल भाषा में बात करें तो प्रोफेसर वॉकर के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी का कार्य है, ठीक है। तो हम लोग मनी के फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं मनी के दो फंक्शन कैटेगराइज किए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन दो भाग में डिवाइड है। अब प्राइमरी के भी दो हैं, एक है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक है हमारा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। और सेकेंडरी में हम लोग पढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ डिफर्ड पेमेंट है और स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर है, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं प्राइमरी फंक्शन से कि प्राइमरी फंक्शन में जो दो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये क्या है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मैं बताता हूं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि जिस चीज की जरूरत मुझे है और जिस चीज को हमें बेचना है उसकी जरूरत आपको है, ठीक है। तो ये होता था हमारे उसमें बार्टर सिस्टम में। लेकिन इसमें क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है। अगर हमें उसकी जरूरत नहीं है सॉरी, अगर मुझे जो आप सामान बेच रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है तो मैं आपको पैसे दूंगा और पैसे से वो सामान खरीद लूंगा। इससे सबसे बड़ा मैटर ये हुआ कि हम लोग का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होने लगा। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होने लगा तो किसी का लॉस नहीं होने लगा। नहीं तो बार्टर सिस्टम में लॉस और गेन होता था, इससे किसी का लॉस नहीं होने लगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू आपने हमने बताया कि इसको एक वैल्यू से मेजर कर सकते हैं। 1 kg शुगर है तो 35 रुपीज kg, 1 kg ऑफ व्हीट है तो 20 रुपीज kg। तो ये हमारा क्या हुआ, उसको एक क्वांटिटेटिव वैल्यू मिल गई, इसीलिए हमारा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंडरी फंक्शन की तरफ, जो कि है डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। डिफर्ड पेमेंट मतलब डिफर्ड का हम लोग समझ लेते हैं, डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचर, मतलब बाद में। डिफर्ड पेमेंट मतलब कि अगर मैंने आपसे कोई सामान खरीदा और आपसे बोला मैं आपको 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो ये क्या हुआ, डिफर्ड पेमेंट की बात हुई, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं सेकंड पे, ठीक है। सेकंड क्या है, स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, मनी आप लोग जानते हैं कि परचेजिंग पावर शो करता है मनी, ठीक है। मनी हमारा परचेजिंग पावर है, तो उसको स्टोर करने में पहले आप क्या, आपके पास 1 kg वीट होता तो क्या आप उसको स्टोर करके रखेंगे क्या? 1 kg वीट होता कितना दिन चलेगा? साल, 2 साल। आपने मनी को स्टोर कर लिया, आप 5 साल 10 साल बाद भी चलाएंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में, कि मनी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो मनी को टोटल 7 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा मेटेलिक मनी, ठीक है। मेटेलिक मनी क्या होता है? मेटेलिक मनी, जब ये हमारा बार्टर सिस्टम खत्म हुआ था और मनी के आने से पहले, पेपर मनी के आने से पहले, नॉर्मली अगर हम लोग जाने तो हम लोग क्या करते थे कि मेटल को एक्सचेंज करते थे, या तो गोल्ड से एक्सचेंज करते थे या तो सिल्वर से एक्सचेंज करते थे। तो कोई नहीं तो कोई मेटल होता था जिससे हम लोग एक्सचेंज करते थे, तो वो हमारा आएगा मेटेलिक मनी में, ठीक है। दूसरा आता है पेपर मनी। पेपर मनी जो हमारा इस टाइम पे चल रहा है, नॉर्मली 10 के नोट, 5 के नोट, 20 के नोट, 2000 के नोट, 500 के नोट, ये हमारा आते हैं पेपर मनी में, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है कि आप अपने बगल वाले के पास गए और उससे बोले कि मुझे 5 kg शुगर दे दो और मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट मनी हो गया, आपने उससे क्रेडिट रखवा दिया तो वो हमारा क्रेडिट मनी हो गया। अब हम लोग आते हैं कमोडिटी मनी पे। कमोडिटी मनी क्या होता है कि कमोडिटी मनी में हम लोग का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जो मतलब कि जो पैसे की अंदर की वैल्यू होती है और जो उसकी फेस वैल्यू होती है, वो दोनों सेम होती है। आप सपोज करिए एक 5 रुपीज कॉइन है, ठीक है, गोल्ड का, मान लीजिए गोल्ड का 5 रुपीज कॉइन है। आप उसको अगर मेल्ट कर देते हैं और आप उसको बेचने जाते हैं तो उसका आपको 5 रुपीज ही मिलेगा। खैर अभी तो गोल्ड बहुत महंगा है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर से दे रहा हूं कि 5 रुपीज का है। तो 5 रुपीज का कॉइन में पहले के जमाने में ये चलता था, 5 रुपीज का कॉइन था, आप उसको मेल्ट करेंगे, गोल्ड की दुकान पे जाएंगे तो भी आपको 5 रुपीज ही मिलेगा। या आप किसी भी तरीके से यूज करें तो उसका जो इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू होता था दोनों सेम होता था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी की तरफ। रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या होता है कि जो हमारा फेस वैल्यू होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है। सपोज करिए 10 का नोट है, ठीक है, 10 का नोट अगर आप उसको फाड़ के कहीं जाएंगे किसी के पास चलाएंगे तो वो 10 रुपए देगा। हो सकता है कि जो मनी एक्सचेंज करते हैं ये भट्टे वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, वो हो सकता है कि इसको चेंज करके 10 रुपए का नोट आपको 2 या 3 रुपए दे दे, लेकिन आपको फुल मनी कभी नहीं रिसीव हो पाएगा, ठीक है। दूसरा आता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट इशू करती है, जिसमें हम लोग की गवर्नमेंट मनी को इशू करती है, वो हमारा होता है लीगल टेंडर मनी। और ऑप्शनल मनी वो होता है जिसको हम लोग कभी कभी यूज करते हैं और सामने वाला चाहे तो उसको रिफ्यूज भी कर सकता है लेने से। जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, उसको वो चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है, इसीलिए उसको हम लोग नाम दिए हैं ऑप्शनल मनी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 8 क्लासिफिकेशन पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 हमने बोला था, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम लोग आते हैं कुछ लिमिटेशन की तरफ कि मनी का लिमिटेशन क्या है। तो क्या है मनी का लिमिटेशन? ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज का मतलब ये है इसमें कि कोई एक मोनोपोली, जैसे मतलब आप देखते होंगे कि जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर होते चल जाता है क्योंकि उसके पास पैसे होता है और वो पैसे से पैसे कमाते चल जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और वो और अमीर होते चल जाता है। तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही पर्सन का ग्रोथ हो सकता है। मतलब एक ही पर्सन कहने का मतलब ये है कि जो रिच क्लास वाले हैं वो और रिच होते चले जाते हैं और जो पुअर है वो और पुअर होते चले जाते हैं, ठीक है। और सेकंड है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज देखिए, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, ठीक है, वो रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करेगा, ठीक है, और उससे ज्यादा यूज करेगा तो उसके पास पैसे होंगे तो वो ये सोचेगा कि अरे मैं तो उसको दोबारा से भी खरीद सकता हूं, तो क्या जरूरत है हमको रिसोर्सेस को यूटिलाइज, फुल्ली यूटिलाइज वो रिसोर्स को नहीं करेगा। लेकिन वहीं किसी किसी के लिए रिसोर्सेस का परचेस करना भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और ब्लैक मनी क्या होता है कि वो लोग जब पैसे कमाने लगते हैं तो वो पैसे को बचाने लगते हैं और सेव इतने हद तक कर देते हैं कि वो लोग टैक्स भी नहीं उसका पे करते हैं,
ठीक है, आप जानते होंगे कि टैक्स का अलग अलग स्लैब है, मैं अभी टैक्स के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। टैक्स का अलग अलग स्लैब है, तो वो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, तो ये बहुत गलत काम होता है। और वो उनका ये नहीं शो करते कि हमने इतना पैसा कमाया, तो वो उनका ब्लैक मनी में चला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको मैंने यहां नहीं नोट किया है, वो है हमारा ग्रेसम्स लॉ। ठीक है, तो ग्रेसम्स लॉ किसके द्वारा दिया था? प्रोफेसर ग्रेसम्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या था? उनका एक स्टेटमेंट था कि बैड मनी लीड्स टू ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैड मनी होता है वो गुड मनी को सर्कुलेशन के बाहर कर देता है। सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए सेव करके अपने पास रखे हुए हैं कि हम उसको फ्यूचर में स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लाख की नई गड्डी मिल जाती है तो आप क्या करते हैं? अरे उस 1 लाख को रख देते हैं और जो पुराने वाली नोट की 1 लाख की गड्डी थी उसको सर्कुलेशन में स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया नोट आया वो हमारा गुड मनी था और जो पुराना नोट था वो हमारा बैड मनी था। बैड मनी मतलब खराब नहीं, मतलब जो नोट पुराने रहते थोड़े बहुत गल जाते हैं या दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो जो अच्छा होगा वो आप रख लेते हैं और जो थोड़ा लो क्वालिटी होता है उसको आप स्पेंड कर देते हैं मार्केट में। इसीलिए ग्रेसम्स ने बोला था कि बैड मनी लीड्स टू ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं कि हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड हम लोग को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, एक है पेपर स्टैंडर्ड और एक है मेटेलिक स्टैंडर्ड। मॉनेटरी मतलब जिसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकें। ठीक है, पहला है पेपर स्टैंडर्ड और दूसरा है मेटेलिक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पेपर स्टैंडर्ड में क्या है कि जो पेपर मनी हम लोग इस टाइम पे यूज करते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की मनी, उसको हम लोग पेपर स्टैंडर्ड बोलते हैं। और एक आता है मेटेलिक स्टैंडर्ड, जो कि हम लोग पहले के टाइम में यूज करते थे, हम लोग तो नहीं, वैसे हम लोग के पूर्वज यूज करते थे मेटेलिक स्टैंडर्ड। जैसे मतलब क्या होता था, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन उसमें यूज किए जाते थे। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक है मोनोमेटलिज्म और एक है बाई मेटलिज्म। ठीक है, मोनोमेटलिज्म में क्या होता था कि एक ही मेटल चलता था, या तो सिल्वर चलेगा या तो गोल्ड चलेगा। देख रहे हैं, इसको हम लोग ने 2 भाग में कैटेगराइज किया है, या तो सिल्वर चलेगा या तो गोल्ड चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सिल्वर इतना हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग का इंपॉर्टेंट है गोल्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हम लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको हमने 12th में भी पढ़ा है। इसको हम लोग ब्रेटन वुड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता था, एक में गोल्ड पैरिटी होता था और एक में यूएस डॉलर से कंपेयर किया जाता था। मैं आपको उसमें बता देता हूं, गोल्ड पैरिटी में क्या होता था कि गोल्ड से हम लोग कंपेयर करते थे, अगर मेरे यहां गोल्ड 50,000 पर 10 ग्राम है और किसी बगल वाले क्या 1 लाख रुपीस है पर 10 ग्राम। ठीक है, तो क्या होगा कि उसके कंट्री का 2 रुपीज, मेरे कंट्री का 1 रुपीज होगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसके बात करते दूसरे की, जो कि हम लोग यूएस डॉलर से कंपैरिजन करते थे, उसमें क्या होता था कि सारे कंट्री की करेंसी होती थी वो यूएस डॉलर से पैक्ड होती थी। मतलब यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में ही डॉलर की अगर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है, आप लोग देखे होंगे, वो उस सिस्टम में होती थी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसमें, देखते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले यूके इंट्रोड्यूस किया था 1816 में, और उसने इस सिस्टम को 1931 तक कैरी ऑन किया। ठीक है, और जर्मनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1873 में, फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1878 में, यूएसए ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1900 में, और सारे कंट्रीज ने इसको 1936 में बंद कर दिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं बाई मेटलिज्म की तरफ। बाई मेटलिज्म क्या था कि बाई मेटलिज्म में दोनों करेंसी चलती थी, सिल्वर भी चलता था और गोल्ड भी चलता था। और मोनो मेटलिज्म में क्या होता था, पहले सिल्वर चलता था, उसके बाद जब वो बंद हुआ तो उसके बाद गोल्ड चला। लेकिन बाई मेटलिज्म में सिल्वर और गोल्ड दोनों चलता था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हम आज का अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और इसे अपने दोस्तों के संग शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।